नमस्कार दोस्तों। हम लोग एक नए सेशन में जुड़ चुके हैं और ये सेशन जो है वो हमारे आगामी परीक्षा से संबंधित है, यानी आने वाले परीक्षा की तैयारी कराने के लिए है। आपको बता दें कि हम लोग अपने पिछले क्लासेस में यानी कल वाली क्लासेस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ रहे थे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऊप्स के बारे में जानने से पहले हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल क्या होता है, इन सब के बारे में जानकारी ले रहे थे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है या असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है। तो उसी सिलसिले को हम लोग यहाँ आगे बढ़ाएंगे और यहीं से हम लोग आगे चलकर ऊप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बिना समय गंवाए आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष है और आप मुझे मेरे चैनल पे लाइव देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए तथा मेरे इंस्टा ग्रुप में मुझे फॉलो करिए। इसके साथ ही नीचे दिए गए नंबर से आप जुड़कर इसका पीडीएफ भी फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पे इंस्टा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे ये पीडीएफ हर दिन पोस्ट होता है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, असेंबली लैंग्वेज जो है इसको हम लोग सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। असेंबली लैंग्वेज को हम लोग सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जो है बाइनरी कोड्स को रिप्लेस कर दिया गया। किससे? अल्फाबेटिक सिंबल से। यानी जो बाइनरी फॉर्म में पहले हम लोग 0 और 1 में मशीन लैंग्वेज में लिखते थे, वो कहानी खत्म हो गई और अब जो हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं वो हम लोग किस में लिखते हैं? अल्फाबेट्स में लिखते हैं। तो अल्फाबेट्स में लिखने से हमें क्या फायदा हुआ? अल्फाबेट्स में लिखने से हमें ये फायदा हुआ कि अब हमें चीजों को ज्यादा याद नहीं करना पड़ता है। चीजें हमारे समझ में आने लगी हैं। तो जब आप अल्फाबेट्स के फॉर्म में लिखते हैं कोड को, तो इसी को हम लोग कहते हैं मेनीमोनिक्स। क्या बोलते हैं? मेनीमोनिक्स। अब जब आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो इस प्रोग्राम में आप प्रोग्राम के कोड के साथ साथ आप यहाँ पर प्रोग्राम कौन से लोकेशन पे सेव है, यानी उसका एब्सोल्यूट एड्रेस क्या है, एब्सोल्यूट एड्रेस को भी आप लिख रहे हैं। किस फॉर्म में? तो अल्फाबेट के फॉर्म में। तो क्योंकि अब हम लोग अल्फाबेट्स के तरफ बढ़ गए, तो अल्फाबेट्स की वजह से हमें चीजों को याद करने में आसानी हो गई, चीजों को समझने में क्या हो गई? आसानी हो गई। तो वही यहाँ पे बताया गया है। ये कहता है कि असेंबली लैंग्वेजेस आर ऑल्सो नोन एज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। हम लोग असेंबली लैंग्वेज को सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है? तो जैसा मैंने बताया, बाइनरी कोड्स को रिप्लेस कर दिया गया। किससे? अल्फाबेट और सिंबल्स से। तो वही यहाँ पे लिखा है, दीज लैंग्वेजेस सब्स्टिट्यूट अल्फाबेटिक सिंबल्स फॉर द बाइनरी कोड्स ऑफ मशीन लैंग्वेज। यानी यहाँ पे जो छोटे छोटे बाइनरी कोड्स थे उनको रिप्लेस कर दिया गया। किससे? मशीन लैंग्वेज से। अब असेंबली लैंग्वेज जो है, मैंने आपको बताया कि आपके कंप्यूटर के लोकेशन को भी दर्शाने लगा। तो वही लिखा गया है, इन असेंबली लैंग्वेज सिंबल्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ एब्सोल्यूट एड्रेस टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन। यानी जो मेमोरी लोकेशन था, जहां पे डेटा सेव हुआ था, उसको भी दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाने लगा? उसको भी दर्शाने के लिए अब कैरेक्टर्स का यूज होने लगा, अल्फाबेट्स का यूज होने लगा। इन्हीं अल्फाबेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मेनीमोनिक्स, जो बताते हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो लिखा है, मेनीमोनिक्स आर यूज्ड फॉर ऑपरेशन कोड।
यानी मेनीमोनिक्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो ऑपरेशन कोड के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मेनीमोनिक्स का। तो मेनीमोनिक्स होते क्या है? तो मेनीमोनिक्स जो है ये जो होता है वो या तो कोई सिंगल लेटर हो सकता है या तो किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म हो सकता है। तो सिंगल लेटर या शॉर्ट फॉर्म जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनीमोनिक्स बोलते हैं। उदाहरण के लिए आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा है? मूव AX और DX। तो ये मूव जो लिखा है ये मूव को दर्शाता है, और ये AX और DX क्या हो गए? तो रजिस्टर हो गए। रजिस्टर क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं, स्मॉलेस्ट स्टोरेज लोकेशन इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज लोकेशन होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर यही हुआ है कि जो छोटे छोटे कोड्स थे उन कोड्स को अब इंग्लिश में लिखा जाने लगा, जिससे समझना क्या हो गया? आसान हो गया। और वही क्या कहलाने लगा? मेनीमोनिक्स। तो कहता है मेनीमोनिक्स क्या है? आर यूज्ड फॉर ऑपरेशन कोड, यानी कौन सा काम करना है उसको दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? मेनीमोनिक्स का। These are single letters or short abbreviations that help the programmers to understand what the code represents. तो ये जो होता है ये छोटे छोटे एब्रीविएशंस होते हैं, या कह सकते हैं आप कि छोटे छोटे कोड्स होते हैं, छोटे छोटे अल्फाबेट्स होते हैं जो बताते हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर अब हम बात करें असेंबली लैंग्वेज की, तो असेंबली लैंग्वेज का एडवांटेज यानी पॉजिटिव फैक्टर भी है, डिसएडवांटेज यानी नेगेटिव फैक्टर भी है। तो आइए पहले एडवांटेजेस को एक एक करके बातें करते हैं। तो ये कहता है कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो इजी है। किससे इजी है? मशीन लेवल लैंग्वेज से। तो आपको ध्यान रखना है कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो क्या है? इजी है। किससे? मशीन लेवल लैंग्वेज से। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज यूज कर रहे थे तो मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या हो रहा था? मशीन लेवल लैंग्वेज में हम लोग चीजों को 0 एंड 1 के फॉर्म में लिख रहे थे। लेकिन जब बात असेंबली लैंग्वेज की आई तो असेंबली लैंग्वेज में हम लोग चीजों को किस में लिख रहे थे? इंग्लिश के छोटे छोटे कोड्स में लिखने लगे। तो क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा जाने लगा, नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाने लगा, इसीलिए हम लोगों के लिए समझना क्या हो गया? आसान हो गया। अगर अब आगे देखें तो असेंबलर्स में यहां पर क्या हुआ कि जब आप मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखते थे तो वो क्या था? 0 एंड 1। अब यहां पर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश जो है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 एंड 1 में, या तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये इंग्लिश को भी कंप्यूटर समझे। तो यहां पर क्या आया? एक कॉन्सेप्ट आया असेंबलर का। असेंबलर क्या करता था? तो असेंबलर जो था वो कन्वर्ट करता था इंग्लिश को 0 एंड 1 में, और यदि प्रोग्राम लिखने के दौरान कोई गलती हो गई तो उस गलती को भी चेक करने का काम किसका रहता था? असेंबलर का होता था। यानी असेंबलर क्या करता था? एरर चेक करेगा, गलती चेक करेगा, तथा जो मेन कोड्स हैं उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल में। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि वो या तो 0 एंड 1 बाइनरी हो सकता है या तो वो डेसिमल के फॉर्म में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो कंप्यूटर कैसा है, कैसा बनाया गया है। नेक्स्ट कहता है अब क्या हुआ कि क्योंकि हम लोग अब डायरेक्टली सेव करते थे, प्रोग्राम बनाते थे, इसीलिए हम लोग को अब एड्रेस याद रखने की आवश्यकता नहीं थी। यानी कि कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के कौन से हिस्से में डेटा सेव है, यानी जो एब्सोल्यूट एड्रेस था उसको याद करने की आवश्यकता हम लोग को नहीं थी, क्योंकि असेंबलर आया, डेटा ले आया, जोड़ा, प्रोसेस किया, ये सब काम वही करता था। गलती ढूंढना भी उसी का काम था।
तो आप यहाँ पर एक चीज समझ सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव पार्ट हो गया। तो आइए इस चीज को भी समझते हैं जो लिखा है। कहता है एन असेंबलर इज यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग प्रोग्रामिंग एरर्स, यानी असेंबलर का यूज किया जाने लगा जिससे कि प्रोग्रामिंग एरर्स ढूंढना क्या हो गया, आसान हो गया। दूसरा कहता है प्रोग्रामर्स डू नॉट हैव टू नो अबाउट द एब्सोल्यूट एड्रेस ऑफ डेटा आइटम्स, यानी जो प्रोग्रामिंग कर रहा था अब उसको डेटा कहाँ सेव है उसकी जानकारी से उसे कोई मतलब नहीं था। डेटा कहीं भी सेव हो उससे उसको लेना देना नहीं है। नेक्स्ट कहता है अब इसी असेंबली लैंग्वेज की वजह से एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट चलने लगा, उसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। यानी कहा जा सकता है कि असेंबली लैंग्वेज की वजह से ही मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो है वो आगे बढ़ने लगा। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या है? ठीक है, तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का मतलब अगर बात करें कॉमन भाषा में, तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो है एक तरीके का सॉफ्टवेयर टेक्निक है। इसको हम लोग एक सॉफ्टवेयर टेक्निक बोल सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर टेक्निक है, यानी कह सकते हो कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी एक माइंडसेट है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक माइंडसेट है। यहां क्या होता है, तो यहां पर जो आपके प्रोग्राम्स हैं, जो आपके कोड्स हैं, ठीक है, उसको कई टुकड़ों में तोड़ देते हैं। यानी कह सकते हैं हम कि उसको हम लोग इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करने से क्या हो गया, हर एक प्रोग्राम जो हो गया वो किस में बदल गया, मॉड्यूल में बन गया। और हर एक मॉड्यूल को हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअली एक्सेस करते हैं, इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। तो इससे दो तीन फायदे हो गए। पहला फायदा ये हो गया क्योंकि हम उसको मॉड्यूल में तोड़ दिए, तो मॉड्यूल में तोड़ने से प्रोग्राम सॉल्व करना क्या हो गया, आसान हो गया, पहली बात। दूसरा फायदा क्या हुआ हमें, दूसरा फायदा हमें ये हुआ कि चूंकि उसको आप मॉड्यूल में तोड़ दिए तो इसी से सॉफ्टवेयर बनने का कॉन्सेप्ट आने लगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी क्या होता है, अलग अलग प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है। तो इसी असेंबली लैंग्वेज से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी लोगों के मन में ख्याल आने लगा। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स यानी कह सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज तो यही है, मैंने आपको बताया कि ये इंग्लिश में लिखा है और इसको कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। तो कन्वर्ट करने के लिए कौन आता है, तो एक असेंबलर आता है। यानी कहा जाए तो ये असेंबली लैंग्वेज जो है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता। तो पहला पॉइंट यही कहता है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल, यानी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स को हम लोग डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अब असेंबली लैंग्वेज के साथ एक और दिक्कत था। इसके साथ एक और दिक्कत ये था कि ये जो है मशीन डिपेंडेंट है, यानी मशीन पर आधारित है। ठीक है, तो मशीन पर आधारित होने की वजह से हम इसको एक मशीन में, यानी मेरे कंप्यूटर में ये प्रोग्राम रन किया है तो जरूरी नहीं है कि आपके कंप्यूटर में भी ये प्रोग्राम रन करेगा। तो इसको कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पॉसिबल नहीं था, यानी ये नॉन पोर्टेबल था। तो यही कहता है कि असेंबली लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट, ये मशीन डिपेंडेंट होता है, देयरफॉर नॉट पोर्टेबल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। इसीलिए हम लोग इसको एक मशीन से दूसरे मशीन में नहीं ले जा सकते। अब क्या होता है कि जैसे आपको बताया कि असेंबली लैंग्वेज है, इंग्लिश में लिखा है, और जो मशीन लेवल लैंग्वेज था उसमें क्या था, हर एक इंस्ट्रक्शंस के लिए डेसिमल में या बाइनरी फॉर्म में कोड लिखा होता था। तो अगर आप उस कोड को रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा, तो प्रोग्रामिंग आपके लिए इजी था। अब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर हम लोग प्रोग्रामिंग स्किल्स का यूज करने लगे, छोटे छोटे फॉर्मूलाज बनाने लगे, सिंटेक्स बनाने लगे। तो अलग अलग सिंटेक्स को याद रखना है, अलग अलग फॉर्मूलाज को याद रखना है, अलग अलग कंडीशंस को याद रखना है। यानी यहां पर कहा जाए तो प्रोग्रामिंग स्किल की आवश्यकता बढ़ गई। तो प्रोग्रामिंग स्किल के लिए भी क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो जिसकी वजह से यहाँ पे समस्या लोगों को आने लगी। तो प्रोग्रामिंग इन असेंबली लैंग्वेज
रिक्वायर्स अ हायर लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग स्किल्स। यानी असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ गया? हाई लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग स्किल्स। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। तो जैसा मैंने बताया कि अब असेंबली लैंग्वेज जो था, असेंबली लेवल लैंग्वेज को हम लोग लिखते थे, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए एक फॉर्मूला की आवश्यकता होती है, यानी एक सिंटेक्स की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए भी हमको सिंटेक्स चाहिए होता था। अब वो जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है? तो सिंटेक्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सेट ऑफ रूल्स है, रूल्स का समूह है। ठीक है, तो जैसे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आज नियम चाहिए, सिंटेक्स चाहिए, ठीक उसी तरीके से असेंबली लेवल लैंग्वेज के लिए भी हमें सिंटेक्स चाहिए। अब असेंबली लेवल लैंग्वेज को हम लोग कहाँ रन कराते थे, कहाँ लिखते थे? तो असेंबली लेवल लैंग्वेज को लिखने के लिए, ये असेंबली लैंग्वेज को लिखने के लिए, असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए हम लोग या तो एक एडिटर का यूज करते थे, और एडिटर नहीं है तो हम लोग इसी चीज को वर्ड प्रोसेसर में भी लिख सकते थे। ठीक है, तो या तो एडिटर चाहिए या तो वर्ड प्रोसेसर। तो जैसे ही आप उसको एडिटर या वर्ड प्रोसेसर में लिखते हैं, तो एडिटर और वर्ड प्रोसेसर में लिखने के बाद असेंबलर जो है अपना काम चालू करता था। और असेंबलर क्या करता था? इसको ट्रांसलेट करता था किसमें? मशीन कोड में। मशीन कोड क्या हो सकता है? 0 या 1 या डेसिमल नंबर में, जिससे कि इंग्लिश में लिखी हुई चीजें कंप्यूटर को समझ में आने लगे। तो यही बताया गया है कि असेंबली प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो कहा गया है कि एन असेंबली प्रोग्राम इज रिटन अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स। असेंबली प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है? तो असेंबली प्रोग्राम्स को लिखने के लिए हम लोग कुछ नियम का यूज करते हैं, कुछ रूल्स का यूज करते हैं। एन एडिटर और वर्ड प्रोसेसर इज यूज्ड फॉर कीइंग एन असेंबली प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम को लिखने के लिए, सिंटेक्स को सजाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रोग्राम को लिखने के लिए, सिंटेक्स को सजाने के लिए एक वर्ड एडिटर का यूज होता है। ये कह सकते हो कि एक एडिटर का इस्तेमाल करते हैं। और इस एडिटर का इस्तेमाल करने से क्या फायदा होता है कि हमारा प्रोग्रामिंग जो होता है वो एक सटीक फॉर्मेट में हो जाता है। And then the assembler is used to translate the program code into machine code। तो जैसे मैंने बताया कि आप लिख लेंगे तो फिर असेंबलर का काम चालू होता है। असेंबलर जो है इसको कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में या मशीन कोड में। तो अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए हम यहाँ प्रोग्राम लिख लिए असेंबली लेवल लैंग्वेज में, तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखने के बाद इसको हम मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखने के बाद हम इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखने के बाद दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो यूजर है वो इसको मैनुअली कन्वर्ट करे, यानी मैनुअल असेंबलर का भी ऑप्शन आता है। तो भी आपके ऊपर है कि कैसे करते हैं, लेकिन ये हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीजों को समझना है। ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बताया कि असेंबली लैंग्वेज को देयर आर टू वेज ऑफ कन्वर्टिंग एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का दो तरीका होता है। पहला क्या हो गया? एक असेंबली लैंग्वेज, और दूसरा क्या हो गया? बाय यूजिंग एन असेंबलर। यानी पहला मैनुअल असेंबली और दूसरा क्या हो गया? असेंबलर का यूज करके। तो आइए एक एक करके हम लोग इसमें जानते हैं। अब पहला जो हमारे पास है वो मैनुअल असेंबली है। तो मैनुअल असेंबली जो है सबसे पुराना तरीका है। इसमें जो प्रोग्रामर होता था वो प्रोग्रामर क्या करता था? तो प्रोग्रामर जो था वो हर एक ऑप कोड यानी ऑपरेशन कोड को कन्वर्ट करता था किसमें? न्यूमेरिकल मशीन लैंग्वेज में। न्यूमेरिकल मशीन लैंग्वेज में,
यानी जो प्रोग्रामर था उसकी जिम्मेदारी थी कि हर एक ऑपरेशन कोड को कन्वर्ट करे किसमें, न्यूमेरिकल मशीन लैंग्वेज में। तो भाई माफी चाहते हैं। तो उसमें क्या दिक्कत था कि अब जो प्रोग्रामर था उसको तो हर एक चीज का इंस्ट्रक्शन का न्यूमेरिकल वैल्यू याद नहीं होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू याद नहीं होता था तो वहां पर एक टेबल बनता था, ठीक है। उस टेबल को देखकर जो असेंबलर था या प्रोग्रामर था वो उसको कन्वर्ट करता था। तो इसमें क्या होता था, तो एक टेबल बना है, सपोज करिए उस टेबल में लिखा है मूव। तो मूव का मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या होगा, सपोज करो कि मूव को लिखे 1101, तो उस टेबल में लिखा होता था कि अच्छा मूव है, तो मूव का मशीन लैंग्वेज क्या होगा 1101। तो ऐसे इस तरीके से पढ़कर उसको कन्वर्ट किया जाता है। अब इसके साथ दिक्कत ये थी कि ये कन्वर्जन पॉसिबल था किसके लिए, यह पॉसिबल था छोटे प्रोग्राम्स के लिए। मान लीजिए 10 लाइन का, 15 लाइन का, 20 लाइन का, 100 लाइन का है, चलिए समझ में आता है। तो जो छोटे प्रोग्राम्स हैं उनके लिए ये पॉसिबल था कि आप इंस्ट्रक्शन टेबल देखिए, इंस्ट्रक्शन टेबल में एक असेंबली लैंग्वेज का कन्वर्जन मशीन लेवल लैंग्वेज में कैसे हुआ है, और एक एक करके आप कन्वर्ट करिए। लेकिन अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई बड़ा प्रोग्राम बन जाए, तो बड़े प्रोग्राम में ये पॉसिबल नहीं था। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। तो जैसे इंटेल का SDK85 है, तो इंटेल का SDK85 जो है इसको बनाया गया है किस पे, मैनुअल असेंबली लेवल लैंग्वेज पर। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बताया गया है, ऐसा पॉसिबल भी है। कौन सा है, तो इंटेल का SDK85 जो किसमें बनाया गया है, मैनुअल असेंबली लैंग्वेज के लिए, या मैनुअल असेंबली लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट पे। तो कहता है मैनुअल असेंबली, इट वाज एन ओल्ड मेथड दैट रिक्वायर्ड द प्रोग्रामर टू ट्रांसलेट ईच कोड इनटू न्यूमेरिकल मशीन लैंग्वेज। यानी एक बहुत पुराना तरीका है जहां पर हर एक ऑपरेशन कोड्स को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, न्यूमेरिकल मशीन लैंग्वेज में। रिप्रेजेंटेशन बाय लुकिंग अप अ टेबल ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट। तो कन्वर्जन कैसे किया गया, तो मैंने आपको बताया हर एक असेंबली लैंग्वेज के लिए या हर एक असेंबली लैंग्वेज का क्या होता था, मशीन कोड होता था, और उसी कोड के आधार पे वो कन्वर्ट होता था। हाँ, which contains both assembly and machine language instruction, यानी उस टेबल में assembly और machine language instructions दोनों होते थे। नेक्स्ट कहता है manual assembly is acceptable for short programs but becomes very inconvenient for large programs। यानी manual assembly possible है, लाभदायक है, कब, किस केस में, तो उस केस में जहां पे प्रोग्राम क्या है, छोटा है। लेकिन जहां पे बड़े प्रोग्राम्स हैं, बड़े प्रोग्राम्स में उसको कन्वर्ट करना एक एक कर कर क्या था, मुश्किल होता था। इसीलिए मैनुअल को हटा दिया गया, ठीक है। लेकिन मैनुअल का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है इंटेल का SDK85, ये मैनुअल असेंबली लैंग्वेज या मैनुअल असेंबली का एक एग्जाम्पल है। अब इसी मैनुअल असेंबली को रिप्लेस किया गया किससे, असेंबलर से, ठीक है। अब क्या होता है, अब यहां पर दो चीजों का कॉन्सेप्ट आया। पहला जो था वो था सोर्स प्रोग्राम का, और दूसरा जो था वो था ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का। इसी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को हम लोग ऑब्जेक्ट कोड के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम क्या होता है। तो आइए इन सबको जानते हैं। तो जब एक प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता था किस में, मान के चलिए इंग्लिश में,
तो जो उसका इंग्लिश में लिखा हुआ इंस्ट्रक्शंस है, या जो कह सकते हैं आप थोड़ा सा बेहतर लगे, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन जो होता था प्रोग्रामर का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। तो इस सोर्स कोड को कन्वर्ट करना होता था असेंबलर के द्वारा मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो यही जो कन्वर्टेड मशीन लेवल लैंग्वेज बनता था, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो यहाँ देखिए इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जो हम लोग अपनी भाषा में इंग्लिश में जो इंस्ट्रक्शंस लिखते थे, कोड्स लिखते थे, यानी उसी को हम लोग क्या बोलते थे, मेनीमोनिक। तो हमारे और आपके द्वारा जो लिखा गया मेनीमोनिक था, हमारे और आपके द्वारा जो लिखा गया मेनीमोनिक था, वही मेनीमोनिक क्या कहलाता है, सोर्स कोड कहलाता है। और जब इसी मेनीमोनिक को असेंबलर के द्वारा मशीन इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। यानी जो प्रोग्रामर लिख कर दे वो क्या हो गया, सोर्स कोड, और जो असेंबलर का आउटपुट निकले वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कोड। आई होप आप लोग इन चीजों को समझ रहे होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मुझे हर उस इंसान तक पहुंचने में मदद करिए जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि इस चैनल का संकल्प यही है कि मुफ्त शिक्षा सब तक पहुंचे और हर कोई इसका इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर बनाए। तो फिर से आप देख सकते हैं जो यहाँ लिखा है, क्योंकि आपको पढ़ना थ्योरी है और एमसीक्यू दोनों है, इसीलिए हम यहाँ पे आपको ये लिख कर दिखा रहे हैं, लिख कर समझा रहे हैं। और आपसे भी हम निवेदन करेंगे कि आप इसका नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो कहता है द सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस दैट वी कोड इन असेंबली लैंग्वेज इज नोन एज सोर्स प्रोग्राम। यानी जो सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस हम लोग लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोर्स प्रोग्राम। एन असेंबलर प्रोग्राम, यानी एक असेंबलर होता है जो क्या करता है, ट्रांसलेट्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। तो सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलने वाला कौन होता है, असेंबलर होता है। अब जब यही सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में बदल दिया जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ रही हैं। आगे चलते हैं और इसी में कुछ चीजों को और भी जानते हैं। अब एक प्रश्न ये आता है कि हम लोग असेंबल कैसे करते हैं, क्या उसके लिए कुछ प्रक्रिया है। असेंबल के साथ साथ बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं। सपोज करिए 1 से लेकर 10 तक 10 स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम बना है, तो सबको आपस में लिंक करना होगा, जोड़ना होगा, और लिंक जब हो जाएगा तब ना आप उसको एग्जीक्यूट करिएगा। ठीक है, तो असेंबल कैसे होगा, लिंक कैसे होगा, और लिंक करने के बाद एग्जीक्यूट कैसे होगा, इन चीजों को हमें जानना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बताया कि असेंबल यानी जो पहला स्टेप है वो है असेंबल या असेंबली। तो जब हम लोग एक मिनट, जब हम लोग असेंबल या असेंबली की बात करते हैं, जब हम लोग असेंबल या असेंबली की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा जो सोर्स कोड है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, ऑब्जेक्ट कोड में। यानी हम अपने सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, ऑब्जेक्ट कोड में। तो जैसे ही हमारा सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है तो एक नया फाइल बन जाता है, या उसी को हम लोग दूसरी भाषा में कहते हैं, फाइल का पर्यायवाची शब्द हो सकता है मॉड्यूल। एक नया फाइल बन जाता है, एक नया मॉड्यूल बन जाता है, और उसी फाइल उसी मॉड्यूल को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल। इसको दर्शाते हैं डॉट ओबीजे से। किससे दर्शाते हैं, डॉट ओबीजे से।
तो अब इस स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो यही कहा गया है स्टेटमेंट में, द असेंबली स्टेप इन्वॉल्व्स ट्रांसलेटिंग द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। यानी जो सोर्स कोड है उसको किसको ट्रांसलेट कर दिया, ऑब्जेक्ट कोड में, एंड जनरेटिंग एन इंटरमीडिएट डॉट ओबीजे फाइल और मॉड्यूल। तो जैसे ही ये सोर्स कोड बदला ऑब्जेक्ट कोड में तो डॉट ओबीजे फाइल बनता है, डॉट ओबीजे फाइल बनता है। इसी को हम लोग डॉट ओबीजे फाइल को मॉड्यूल भी बनता है, यानी इसी को हम लोग दूसरी भाषा में दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, मॉड्यूल बनता है। तो ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल बनने के बाद हमारा काम खत्म हो गया, नहीं, मॉड्यूल बनने के बाद ही यहां से आगे का काम शुरू होता है। अब इसके बाद मॉड्यूल बनने के बाद क्या होता है ये हमें जानना। अब जैसे ही एक नया डॉट ओबीजे बना तो ओबीजे बनने के बाद अपना जो असेंबलर है ये एक नेक्स्ट काम करेगा, ये तुरंत एक हेडर फाइल बनाता है, या कह दो कि एक हेडर बनाता है। जैसे ही डॉट ओबीजे बन गया उसके बाद तुरंत क्या होगा, ये एक हेडर बनाता है। अब ये हेडर क्या करता है, तो ये हेडर जो होता है वो इनकम्प्लीट एड्रेसेस को रखता है। इनकम्प्लीट एड्रेसेस का मतलब क्या हो गया, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब मान लीजिए आप 100 लाइन का कोड लिखे हैं, तो हर एक लाइन जो है, या कह सकते हो कि हर एक कैरेक्टर जो है वो अलग अलग लोकेशन पे सेव होता है। क्योंकि आप जानते हैं हार्ड डिस्क में इंफॉर्मेशन कहाँ पे सेव होता है, एक एक 0 और 1 के टर्म में, एक एक बिट के टर्म में सेव होता है। तो क्योंकि यहाँ पे एक एक टर्म में 0 एंड 1 के फॉर्म में सेव होता है, तो हो सकता है कि 100 लाइन का कोड लिखा हुआ है, इसमें से एक लाइन या किसी एक चीज का एड्रेस गायब हो, पता ही ना हो। तो यहाँ जो असेंबलर होगा, असेंबलर एक हेडर क्रिएट करता है, और हेडर क्रिएट करने के बाद वो क्या करता है, उस हेडर में जितने भी इनकम्प्लीट एड्रेसेस हैं, यानी हर वो कैरेक्टर, हर वो पॉइंट, हर वो डॉट, हर वो चीज जिसका एड्रेस पता नहीं चल पाया, उसका इंफॉर्मेशन वो अपने पास रखता है। अब जैसे ही वो एड्रेस रख लेता है तो अब एक कंप्लीट फाइल बन गया, और वो कंप्लीट फाइल जो है अभी भी एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी उसको एग्जीक्यूशन के लिए कुछ जानकारी चाहिए। तो वो कौन सी जानकारी हो सकती है, तो वो जानकारी हो सकती है उन एड्रेसेस की, कहां से वो डेटा उठाकर लाया गया, कहां से उन स्टेप्स को लाया गया। तो अब इसको तो करना ही है। इससे पहले एक नेक्स्ट, इसके बाद यानी एक नेक्स्ट स्टेप आता है लिंक करने का। तो उस लिंक को समझेंगे, लेकिन जो यहाँ पे थ्योरी लिखा है उस थ्योरी को समझ लें, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए वो भी जरूरी है। तो कहता है assembler also creates a header immediately in front of the generated obj module। यानी जो ये obj मॉड्यूल बना था, इस obj के सामने तुरंत क्या बनाया जाता है, हेडर बनाया जाता है। Part of the header contains information about incomplete address। तो इसी हेडर का एक हिस्सा होता है, इसी हेडर का एक हिस्सा होगा, और ये हिस्सा किसका जानकारी रखता है, इनकम्प्लीट एड्रेस का जानकारी रखता है। अब ये जो डॉट ओबीजे बना है, फिलहाल ये इकलौता जो है एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ये जो ओबीजे फाइल है ये इकलौता एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। अब क्या होता है, तो अब यहां पर एक मेजर रोल प्ले करने के लिए कौन आता है, लिंकिंग आता है। अब यहां पर एक मेजर रोल प्ले करने के लिए कौन आता है, लिंकिंग आता है। तो अब यहाँ पे लिंकिंग में क्या होता है, लिंक कैसे होता है, तो लिंक में क्या होता है कि जो हमारा ओबीजे मॉड्यूल है, यानी जो हमारा ये ओबीजे मॉड्यूल है,
इसको कन्वर्ट किया जाता है, इस ओबीजे को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, .exe में। ठीक है, इसमें इसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, .exe में। अब यहां पे लिंकर का काम क्या है, अब यहां पे लिंकर का काम यह है कि अगर कोई ऐसा एड्रेस है जो इनकम्प्लीट है, ऐसा कोई एड्रेस है जो ओपन है, उन सबको कंप्लीट करना, क्लोज करना, ये सारा काम किसका हो जाएगा, लिंकर का हो जाएगा। और जब सारा एड्रेस मिल गया, सारा इंफॉर्मेशन मिल गया, तो सबको कंबाइन करके एक एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल तैयार करके रखना। तो वही यहां पे बताया गया है, कहता है द लिंक स्टेप इन्वॉल्व्स, लिंक स्टेप में क्या होता है, कन्वर्टिंग द ओबीजे मॉड्यूल टू एन .exe मशीन कोड मॉड्यूल। यानी यहां पे क्या करते हैं, ओबीजे मॉड्यूल को कन्वर्ट करते हैं किसमें, .exe मशीन कोड में। अब इसमें जो लिंकर्स टास्क, द लिंकर्स टास्क इंक्लूड कंप्लीटिंग एनी एड्रेस लेफ्ट ओपन बाय द असेंबलर। अगर असेंबलर कोई ऐसा एड्रेस है जिसको खुला छोड़ दिया है, एक्सेस नहीं कर पाया है, तो उसको कंप्लीट करना है। एंड कंबाइनिंग सेपरेटली असेंबल्ड प्रोग्राम्स इनटू वन एग्जीक्यूटेबल मोड। तो जो इनकम्प्लीट एड्रेस था उसको कंप्लीट करना, कंप्लीट करने के बाद सबको मिलाकर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना, एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल बनाना। अब जब वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गया है, तो उसी एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोड किया जाएगा। जब एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गया है, तो उसी एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोड किया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, यानी प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो ये लास्ट स्टेप होता है। अब इसमें जो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है वो किसका होता है, लोडर को। तो लोडर क्या करता है, ये प्रोग्राम को लोड करेगा एग्जीक्यूशन के लिए। अब इसी लोडर को पता होता है कि प्रोग्राम को मेमोरी के कौन से हिस्से में ले जाकर एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये कौन सा मेमोरी होगा, प्राइमरी मेमोरी, यानी प्राइमरी मेमोरी के कौन से हिस्से में ले जाकर इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो अगर ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बना है, इसके अंदर अभी भी कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसका एड्रेस पता नहीं चला है किसी भी कारणवश, तो लोडर एक लास्ट अटेम्प्ट लेता है, और क्योंकि इसको पता है कि प्राइमरी मेमोरी में कहां ले जाना है, ये तुरंत सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, ऐसे फाइल्स का, ऐसे लाइन का जिसका एड्रेस पता नहीं है, और सबको लेकर पहुंच जाता है कहां पे, प्राइमरी मेमोरी में। अब प्राइमरी मेमोरी में ले जाने से पहले वो क्या करता है कि वो प्रोग्राम सेगमेंट प्रेफिक्स बनाता है। क्या बनाता है, प्रोग्राम सेगमेंट प्रेफिक्स बनाता है। तो वो प्रोग्राम सेगमेंट प्रेफिक्स बनाता क्यों है, हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो क्या बताया गया, द लास्ट स्टेप इज टू लोड द प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन। यानी जो आखिरी स्टेप है वो यही है कि प्रोग्राम को क्या करना है, एग्जीक्यूशन के लिए लोड करना है। बिकॉज द लोडर नोज वेयर द प्रोग्राम इज गोइंग टू लोड इन मेमोरी। लोडर को पता है कि प्राइमरी मेमोरी के कौन से हिस्से में प्रोग्राम को लोड करना है। इट इज नाउ एबल टू रिजॉल्व एनी रिमेनिंग एड्रेस स्टिल लेफ्ट इनकम्प्लीट इन द हेडर। तो चूंकि इसको पता है कि लोडर में कहां ले जाया जाएगा, लोडर कहां ले जाएगा प्राइमरी मेमोरी में, उसको एड्रेस पता है प्राइमरी मेमोरी का, उस हिस्से का,
तो अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है, ऐसा फाइल है, ऐसा हिस्सा है जिसका एड्रेस अभी भी इनकम्प्लीट था, तो वो जल्दी से उसको कंप्लीट कर लेता है। कंप्लीट करने के बाद क्या होता है? द लोडर ड्रॉप्स द हेडर एंड क्रिएट्स अ प्रोग्राम सेगमेंट प्रेफिक्स। तो लोडर क्या करता है? हेडर के साथ अब कंबाइन करके, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल और हेडर दोनों को आपस में जोड़कर एक प्रोग्राम सेगमेंट प्रेफिक्स बनाया जाता है। और यह कब बनता है? मेमोरी में लोड होने से पहले कि लोड होने के बाद? नहीं, तो ये प्रोग्राम सेगमेंट प्रेफिक्स जो बनता है वो मेमोरी में, मेन मेमोरी में लोड होने से पहले बनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके एग्जाम में या एमसीक्यू में पूछ दिया गया कि भाई प्रोग्राम सेगमेंट प्रेफिक्स कब बनाता है, बिफोर लोडिंग या आफ्टर लोडिंग, तो आपको ध्यान रखना है बिफोर द प्रोग्राम इज लोडेड इन द मेमोरी। अब यहां पर एक बात आता है कि लिंकर जो है इसके प्रमुख काम क्या थे। तो इसी प्रमुख काम को जो हम लोग वहां समझे हैं, इन 2 पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे। कंबाइंस असेंबल्ड मॉड्यूल इनटू वन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, यानी जितने भी मॉड्यूल्स थे उनको इकट्ठा किया गया और इसको एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाने का जिम्मेदारी दिया गया। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाने की जिम्मेदारी दिया गया किसको? लिंकर को। तो लिंकर तुरंत क्या करता है? इसी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है .exe में। अब जैसे ही .exe में गया तो मैंने आपको बताया कि हेडर जुड़ेगा, फिर प्रोसेसिंग के लिए ये लोग आगे बढ़ता रहता है। तो अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में समराइज करें तो ये कह सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को चलाने के लिए या असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को यूज करने के लिए हमें इन 3 चीजों की आवश्यकता है। पहला क्या हो गया? एडिटर, दूसरा क्या हो गया? लिंकर, और चौथा क्या हो गया? लोडर। हम लोग इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ छोटी छोटी जानकारी जो हम छूट चुके हैं या छोड़ चुके थे उनके बारे में जानते हैं। कहता है कि फॉर मॉड्यूलरिटी ऑफ अवर प्रोग्राम, लिंकर के बारे में कहा जाता है, इट इज बेटर टू ब्रेक अवर प्रोग्राम इनटू सेवरल रूटीन्स। It is even better to put the common routine like reading a hexadecimal, writing hexadecimal number, etc., which could be used by a lot of our other programs into a separate file. These files are assembled separately. यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे ये बताया गया है कि लिंकर यानी हमारे प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए ये आवश्यक है कि अगर हमारा प्रोग्राम 100 लाइन में है तो उसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, और अलग अलग टुकड़ों में तोड़ने के बाद वो लाइंस जो आपस में जुड़े हुए हैं या आपस में समानता रखते हैं या कॉमन है, तो समानता रखने वाले या कॉमन लाइंस को एक जगह कहीं इकट्ठा कर दिया जाए। तो जो कॉमन वाले हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि एक अलग सेपरेट फाइल ही बन जाएगा। अब ये सेपरेट फाइल बन गया तो क्या होगा कि अब मान लीजिए ये जो कॉमन चीजें हैं इनको फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इनको एक बार एग्जीक्यूट करके रखा गया है, बस इनके आउटपुट को बाकी के कोड से जोड़ दिया जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। कहता है आफ्टर ईच फाइल हैज बीन सक्सेसफुली असेंबल्ड दे कैन बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज फाइल विच कॉन्स्टिट्यूट अवर कंप्लीट प्रोग्राम। तो मैंने आपको बताया कि हर एक लाइन को अलग अलग एग्जीक्यूट किया जाएगा। अलग अलग एग्जीक्यूट करने से क्या फायदा होगा? अलग अलग एग्जीक्यूट करने से फायदा ये होगा अलग अलग एग्जीक्यूट करने से ये फायदा होगा कि हम लोग
हर एक के बारे में जानकारी रख पाएंगे, और हर एक के बारे में जानकारी रखने के बाद हम लोग इनको जोड़कर एक कंप्लीट जानकारी बना पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। द फाइल कंटेनिंग द कॉमन रूटीन्स कैन बी लिंक्ड टू अदर प्रोग्राम्स ऑल्सो। तो जैसे मैंने बताया कि जो कॉमन रूटीन वाला है, उस कॉमन रूटीन को अगर एक जगह रखा जाए, ठीक है, कॉमन रूटीन को एक जगह रखा जाए, कॉमन रूटीन को एक जगह रखा जाए तो उसका इस्तेमाल हम लोग दूसरे जगह भी कर सकते हैं। कॉमन रूटीन को एक जगह रखा जाए तो उसका इस्तेमाल हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे जगह भी कर सकते हैं। द प्रोग्राम दैट लिंक्स आर प्रोग्राम इज कॉल्ड लिंकर। तो ये सब प्रोग्राम जो क्या करता है, सारे फाइल्स को जोड़ता है, लिंक करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकर बोलते हैं। लिंकर का काम क्या है, लिंक करना, पहले से कुछ फाइल्स हैं उनको लिंक करना, या जो बाद में फाइल्स आए हैं उनको लिंक करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है लोडर। लोडर क्या है, तो लोडर जो है वो भी एक प्रोग्राम है, और इसका काम क्या होता है, तो ये असाइन करता है एब्सोल्यूट एड्रेस, किसको, प्रोग्राम को। तो लोडर का काम यही है कि ये असाइन क्या करेगा, एब्सोल्यूट एड्रेस, किसको, प्रोग्राम को। एब्सोल्यूट एड्रेस का मतलब क्या हो गया, तो हमारा फाइल जो है उसका डेटा कहाँ कहाँ सेव है, यानी हमारे प्रोग्राम का डेटा कहाँ कहाँ किस किस मेमोरी लोकेशन पे सेव है, सबको एक करना इसका काम होगा। ठीक है, तो कहता है these addresses are generated by adding the addresses from where the program is loaded into the memory to all the offsets। ये कैसे होता है, तो इसको करने के लिए हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि कौन कौन से हिस्से से लाया गया है। हर एक हिस्से को, हर एक हिस्से के एड्रेस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद प्रस्तुत कर देते हैं। लोडर काम कब करता है, लोडर एग्जीक्यूट जब हम लोग प्रोग्राम करने जाते हैं, या जब हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चालू करते हैं, उस समय लोडर जो होता है वो एक्शन में आता है। क्यों आता है, तो इसी समय हम अपने प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से जब मेन मेमोरी में लाते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, लोडर का इस्तेमाल करते हैं। कहता है द फाइल नेम एक्सटेंशन फॉर लोडिंग इज .exe। तो जब फाइल को डिस्क में से लोड किया जाता है तो उस फाइल नेम का जो एक्सटेंशन होता है वो बदल जाता है, .exe हो जाता है या .com हो जाता है। तो जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी हो गया, C++, जावा, पाइथन, कहीं पे जाएंगे तो वहां पे .exe फाइल बनता है, विच आफ्टर लोडिंग कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय CPU। तो लोडर का काम यही है कि हार्ड डिस्क से या जहां भी आपका डेटा सेव है वहां से निकाल कर ले आएगा, और निकाल कर लाने के बाद उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। तो जब वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो वो कन्वर्ट हो चुका होता है किसमें, .exe में, और इसी .exe को एग्जीक्यूट किया जाता है CPU के द्वारा। आई होप आप लोग को यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा, फ्रूटफुल लगा हमारा कंटेंट, तो हर उस बच्चे तक शेयर करिए जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहा है। मुफ्त शिक्षा के लिए यह चैनल का एक शुरुआत है जहां पर हर एग्जाम के लिए फ्री में कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। आप जब चैनल को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम अपने मुहिम में कामयाब हो रहे हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमसे बातें भी कर सकते हैं, तथा इसी नंबर पे हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपसे यह भी अनुरोध है कि ये हमारा इंस्टा ID है, हमें ज़रूर फॉलो करें, जहां पे आप और हम अपने विचारों के आदान प्रदान के साथ साथ हर दिन का शेड्यूल भी बना सकते हैं। इस चैनल को बेहतर बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, बच्चों को फ्री टेस्ट सीरीज देने के लिए हमें धनराशि की आवश्यकता है। अगर आप सक्षम हैं तो आप इस QR कोड से दान जरूर दें, वो सीधे इस चैनल को मिलता है और इस चैनल को बेहतर बनाने में मदद करेगा। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।